हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तपस्या सहानी है और मैं राजकीय हाई स्कूल बेती में सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका हूँ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10 के सिविक्स के पहले पार्ट, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी, को पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको दो देश श्रीलंका और बेल्जियम की जातीय बनावट समझाई थी। ये भी हमने जाना था कि इन दोनों ही देशों में अलग अलग समुदायों के बीच सत्ता को लेकर अक्सर तनाव होता रहता था। आज हम इस बात को जानेंगे कि इन दोनों ही देशों ने अपने यहाँ होने वाले सत्ता को लेकर तनावों से निपटने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए। आज हम पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 74% लोग जो हैं वो सिंगली भाषा बोलते हैं और 18% लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं। इस देश में सिंगली समुदाय ने अपनी संख्या का फायदा उठाया और शासन पर अपना कब्जा जमाया। आप देख सकते हैं कि ये बहुसंख्यक थे, यानी हर 100 में 74 व्यक्ति तो सिंगली भाषी था। तो इन्होंने अपनी संख्या का फायदा उठाया और शासन पर अपना कब्जा जमाया। क्योंकि ये लोग गिनती में ज्यादा थे तो चुनाव में इन्हीं के प्रतिनिधि ज्यादा जीतते थे और बहुमत हासिल कर सरकार बना लेते थे। सरकार बनाने तक तो ठीक था, लेकिन इन्होंने अपनी इस ताकत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे 1956 में कानून बनाकर सिंगलियों ने अपनी भाषा सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया और तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया। दूसरा, विश्वविद्यालयों में सिंगली समुदाय के छात्रों को प्राथमिकता देने के नियम बनाए, यानी विश्वविद्यालयों में ज्यादा सीटें इनके लिए रिजर्व कर दी जाती थी कि सिंगली समुदाय के छात्र ही पढ़ेंगे। तीसरा, सरकारी नौकरी में भी सिंगली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। बौद्ध धर्म जिसका ये पालन करते थे उसको इन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तमिलों की भाषा और संस्कृति को इन्होंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इन्होंने पक्षपाती होकर शासन चलाया, यानी भेदभाव की नीति अपनाई। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, पहला, तमिलों को अपनी भाषा और संस्कृति खतरे में लगने लगी। उनको महसूस होने लगा कि सरकार उनसे उनके अधिकारों को छीन रही है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने मांगे रखना शुरू किया। उनकी मांगे थी, पहली, तमिल को राजभाषा बनाया जाए। तमिलों की आबादी वाले क्षेत्रों में उन्हें खुद की सरकार बनाने की, यानी स्वशासन की अनुमति दी जाए। रोजगार और शिक्षा में बराबर अवसर दिए जाए। परंतु श्रीलंका की सरकार द्वारा ये बातें नहीं मानी गई, जिसके कारण यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। गृह युद्ध क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। जब किसी देश में होने वाली अलग अलग समुदायों के बीच की हिंसक लड़ाई एक युद्ध की तरह लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। जैसे लगे कि अपने ही देश में युद्ध सा हो रहा है, किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, तो उसको क्या कहते हैं? गृह युद्ध। लड़ कौन रहा होता है? अपने ही देश के अलग अलग समुदायों के लोग। कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ होता है, लेकिन एकदम युद्ध जैसे हालात लगते हैं अपने देश में, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई। इस गृह युद्ध का अंत 2009 में जाकर हुआ। अब हम बेल्जियम की ओर रुख करते हैं। श्रीलंका से अलग बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया। यहाँ की सरकार ने अपने यहाँ के क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। वह ये नहीं चाहते थे कि उनके देश में रहने वाले किसी भी समुदाय के व्यक्ति को अपने ही देश में बेगानापन लगे। इन्होंने कई कदम उठाए। उनमें से पहला, 1970 से 1993 के बीच सरकार ने संविधान में 4 संशोधन किए। अब ये संविधान क्या होता है? संविधान कानूनों का संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। हर देश का अपना अपना संविधान होता है। तो बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। पहला प्रावधान ये बनाया कि पूरे देश में एक केंद्र सरकार होगी जो पूरे देश से संबंधित मामलों पर कानून बनाएगी तथा फैसले लेगी। जैसे आपके देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार है। इस केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच भाषियों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया। इनके बराबर बराबर मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में। महत्वपूर्ण कानून तभी पास होंगे जब दोनों ही समूह के सांसद बहुमत से उस कानून के पक्ष में हों। यानी बहुमत से जब फ्रेंच भाषी सांसद भी हाँ कह दें और डच भाषी सांसद भी बहुमत से हाँ कह दें, तभी कोई महत्वपूर्ण कानून पास होगा। दूसरा, देश में 2 क्षेत्र हैं, हमें पता है। एक है फ्लेमिश क्षेत्र, दूसरा है वैलोन क्षेत्र।
तो इन दोनों क्षेत्रों में अपनी अपनी क्षेत्रीय सरकारें भी होंगी जो अपने अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों पर कानून बनाएंगी तथा फैसले लेंगी। देश की राजधानी ब्रुसेल्स की अपनी एक अलग सरकार होगी जो वहां की शासन व्यवस्था देखेगी। आपको पता है कि 80% ब्रुसेल्स में लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषी हैं। परंतु ब्रुसेल्स की सरकार में दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फ्रेंच भाषियों ने बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात इसलिए मान ली ब्रुसेल्स में क्योंकि ऑल ओवर बेल्जियम में आपको पता है कि डच भाषी ज्यादा हैं और केंद्र सरकार में डच भाषियों ने भी बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात मान ली थी। इसीलिए ब्रुसेल्स की सरकार में फ्रेंच भाषियों ने भी बराबर प्रतिनिधित्व वाली बात मान ली। इस देश में एक तीसरे स्तर की सरकार का भी प्रावधान किया गया जिसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र में रहते हों। उदाहरण के लिए फ्रेंच भाषियों की सामुदायिक सरकार का चुनाव फ्रेंच भाषी लोग करेंगे, चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, चाहे वो वैलोन क्षेत्र में रहने वाला फ्रेंच भाषी हो, चाहे वो फ्लेमिश में रहता हो, चाहे वो ब्रुसेल्स में रहता हो, लेकिन वो फ्रेंच भाषियों की जो सामुदायिक सरकार होगी उसके चुनाव में भाग लेगा। ऐसे ही डच भाषियों और जर्मन भाषियों की भी सामुदायिक सरकारें होंगी। यह सरकार क्या करेंगी? यह सरकार अपनी भाषा, संस्कृति तथा शिक्षा जैसे मसलों पर कानून बनाएगी तथा फैसले लेंगी। अब हम दोनों ही देशों का तुलनात्मक अध्ययन शॉर्ट में कर लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम का मॉडल जो है वो है बहुत जटिल, परंतु यहाँ पर सभी नागरिकों को बराबर राजनीतिक अधिकार देने का प्रयास किया गया है। सभी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सही मायने में यह लोकतंत्र की आत्मा है। इस समझदारी से बेल्जियम में गृह युद्ध होने की संभावना को शून्य कर दिया गया। बेल्जियम की सरकार अपने देश में शांति व्यवस्था कायम करने में सफल रही। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। अब श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका में है तो लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई गई। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों पर अपनी इच्छा को थोपा गया। ये तत्कालिक तौर पे तो लाभकारी लग सकता है, परंतु दीर्घ काल में इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। जैसे गृह युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ समय के लिए तो हम सोच सकते हैं कि चलो बहुसंख्यक लोग जो हैं वो गिनती में ज्यादा है, उन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो जल्दी फैसले लेंगे, उन फैसलों को लागू करेंगे। लेकिन अगर हम दीर्घ काल में देखें तो जिन लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई है वो अपने को दबा कुचला महसूस करेंगे, अपने अधिकारों का हनन होता हुआ महसूस करेंगे और वो समय समय पर अपना विरोध दर्शाते रहेंगे और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बने रहेंगे। और जब कभी गृह युद्ध होता है, देश में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों का ही नुकसान होता है। बच्चों, आज आपने सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ को और आगे बढ़ाएंगे और सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए और बातें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।